हेलो फ्रेंड्स, आपका एच टी ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी टॉप 15 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट बिंदु कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा काल, बी है इंदिरा पॉइंट, सी है सर क्रीक, डी है बलांगू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो ये भारत का मैप है, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है, वहाँ पे जो है ये सबसे दक्षिणी पॉइंट बिंदु इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछता है कभी कभी कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का कहे तो उसका दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पे हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, और इसका जो ये इंदिरा काल है, ये सबसे उत्तरी जो है बिंदु है, और सर क्रीक जो है यहाँ गुजरात में स्थित है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, और यहाँ पे जो है सबसे पूर्वी में जो है बलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इन 4 पॉइंट को जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 3214 किलोमीटर, बी है 2933 किलोमीटर, सी है 3215 किलोमीटर, डी है 2932 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी बिंदु से यहाँ दक्षिणी बिंदु की जो दूरी हो जाएगी वो 3214 किलोमीटर हो जाएगी, और यहाँ से पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु की दूरी जो हो जाएगी वो 2933 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा है नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है झारखंड, डी है बिहार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्क रेखा जो है बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन्हीं 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? ठीक है, कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी जो है रांची। ठीक है, रांची जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है 6 राज्य, बी है 5 राज्य, सी है 8 राज्य, डी है 7 राज्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य। मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी से, एमपी से, एपी से यानी आंध्र प्रदेश से, उसके बाद उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, इन्हीं 5 राज्यों से मानक समय रेखा जो है गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका और मिनिकाई, बी है अंडमान और कार निकोबार, सी है लक्षद्वीप और मिनिकाई, डी है मालदीव और मिनिकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मालदीव और मिनिकाई के बीच जो है 8 डिग्री चैनल रेखा स्थित है। ठीक है, जैसे ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे जो है मालदीव है और यहाँ पे जो है मिनिकाई है। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकाई के बीच जो है ये जो रेखा 8 डिग्री है, इसके जो है किसके बीच में है? तो ये मालदीव और मिनिकाई के बीच में है। और लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच जो रेखा है, यहाँ लक्षद्वीप और मिनिकाई के जो बीच रेखा है वो 9 डिग्री होता है। ठीक है, वो 9 डिग्री चैनल रेखा है। और छोटा अंडमान और निकोबार जो है, छोटा अंडमान और निकोबार के बीच जो रेखा स्थित है वो 10 डिग्री है। ठीक है, मालदीव और मिनिकाई जो है 8 डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकाई जो है 9 डिग्री, और छोटा अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों को जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है झेलम नदी, बी है चिनाव नदी, सी है सतलज नदी, डी है रावी नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना स्थित है। और एक प्रश्न और पूछता है कि श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। श्रीनगर जो है झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी, चिनाव नदी, सतलज नदी, रावी नदी, ये चारों नदियाँ जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ से 3 पॉइंट हैं, इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1970 में, बी है 1965 में, सी है 1960 में, डी है 1950 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक सिंधु की समझौता की गई थी कि पाकिस्तान के साथ जो है उसका मुख्यतः क्या समझौता होना था उस पर जो है हस्ताक्षर किया गया। और इसमें ये कहा गया कि ये जो सिंधु नदी है ऐसे आई है भारत से, ठीक है, भारत से जो आई है सिंधु नदी, उसमें जो है सिंधु, झेलम, चिनाव, इन तीनों नदियों की जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है भारत यूज करेगा। और उसके बाद जो है ये भी कहा गया कि रावी और ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदियां हैं इसका 80% पानी जो है भारत यूज करेगा और 20% जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। यही जो है समझौता हुआ था। ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ चीन मानसरोवर से निकलती है, जो भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए जो है पाकिस्तान से होते हुए जो है अरब सागर में आकर मिल जाती है। इनकी सहायक नदियाँ जो हैं झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास और सतलज, ये जो 6 नदियां हैं, इन ऊपर वाली 3 नदियों को जो है 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां थी उसमें जो है 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। यही जो है सिंधु जल समझौता जो है 1960 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और जो है पाकिस्तान प्रधानमंत्री के बीच पे हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है संवहन द्वारा, बी है वायुमंडल द्वारा, सी है संवहनी द्वारा, डी है इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये संघनन होगा, ठीक है, संघनन, ठीक है। वर्षा जो है संघनन द्वारा होता है। वर्षा संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। संघनन प्रक्रिया में जो है वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर बरसना ही जो है संघनन कहलाता है। जैसे वाष्प जो होता है वो उड़कर जो है आकाश में फिर जो है जल की बूंदों में परिवर्तित होकर के फिर जो पृथ्वी पर बरसता है, उसी प्रक्रिया को जो है संवहन प्रक्रिया कहा जाता है। और इसी के द्वारा जो है बरसात होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप आते हैं, ऑप्शन नंबर ए है अपसारी गति के कारण, बी है रूपांतरण गति के कारण, सी है अभिसारी गति के कारण, डी है इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रूपांतरण गति के कारण जो है भूकंप आते हैं। रूपांतरण गति क्या होती है? जैसे पृथ्वी की 2 प्लेटें जो हैं, ठीक है, पृथ्वी की 2 प्लेटें जब ऊपर नीचे आपस में घर्षण करती हैं, ऐसे ऊपर नीचे आपस में घर्षण करती हैं तो जो है भूकंप आता है। इसी को है जो है रूपांतरण गति कहते हैं, ठीक है। और जो अपसारी गति होती है जब 2 प्लेटें, ठीक है, एक इधर जाती है एक इधर जाती है फिर आपस में आके मिलती है, तो जो है ये अपसारी गति होता है। इससे जो है ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है। अपसारी गति के कारण जो है ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और जो अभिसारी गति होता है ये होता है जब पृथ्वी की 2 प्लेटें आपस में चढ़ जाती हैं तो जो है
पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, इसे अभिसारी गति, ये जो है अभिसारी गति के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए है 180, बी है 181, सी है 190, डी है 360। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 181। कभी कभी ऑप्शन में 181 नहीं देता है तो 180 भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक जो होता है ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है, तो इसको भी अगर ऐड करेंगे तो 181 हो जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है बी को देनी होगी। अगर ऑप्शन में बी नहीं है तो आप आंसर को 180 भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियाँ करती हैं? ऑप्शन नंबर ए है, ये है 2 प्रकार की, बी है 3 प्रकार की, सी है केवल 1 गति, डी है गति ही नहीं करती है, पृथ्वी गति ही नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की गति करती है पृथ्वी। पहला है घूर्णन गति। ठीक है, पहला कौन सा है? घूर्णन है। घूर्णन गति क्या होता है? इसे दैनिक गति भी कहते हैं। यह जो है 24 घंटे में पूरा करती है घूर्णन गति। इसी गति के कारण जो होता है वो दिन रात होता है। और दूसरा गति जो है वो है परिक्रमण। यह वह गति है जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है लगाती है, तो उसे जो है परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण, यही दो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस तत्व की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, बी है मैग्नीशियम, सी है लोहा, डी है एल्यूमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी का एक कोई भाग है इस तरह से, तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है भूपर्पटी, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है क्रोड। तो पहले में जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है और मेंटल में जो होता है सिलिकॉन मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और जो क्रोड होता है जो केंद्रीय भाग होता है, ये क्रोड केंद्रीय भाग जो है इसमें निखिल और फेरस यानी जो है लोहा की प्रधानता पाई जाती है। तो ठीक है, ये सिलिकॉन जो पाया जाता है ये भूपर्पटी में पाया जाता है, और मैग्नीशियम में जो है ये मेंटल में यानी दूसरे भाग में पाया जाता है, और जो केंद्र में होता है उसमें जो है लोहा की प्रधानता सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्मा द्वारा बना चट्टान कहलाता है? मैग्मा द्वारा बना चट्टान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आग्नेय चट्टान, बी है अवसादी चट्टान, सी है रूपांतरित चट्टान, डी है इनमें सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान। जो मैग्मा द्वारा चट्टान बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहलाता है। चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच से मैग्मा जो होता है, ठीक है, मैग्मा वो जो लावा बन करके जो है जब पृथ्वी पर आता है तो उसमें जो उसके द्वारा जो निकले गए मल होते हैं, यही जो मल इकट्ठा होता है इसको जो है आग्नेय चट्टान कहते हैं। और यही चट्टान जो है जब टूट करके प्लेटों के रूप में बिखर जाते हैं तो वो जो है अवसादी चट्टान हो जाता है। और रूपांतरित चट्टान जो होता है, यही दोनों जब परिवर्तित करके छोटे छोटे चट्टानों का निर्माण करते हैं तो जो है वो रूपांतरित चट्टान हो जाता है। ठीक है, तो मैग्मा द्वारा जो निकलता है वो आग्नेय चट्टान के रूप में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ कौन सा वन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सदाबहार वन, बी है पर्णपाती वन, सी है पर्वतीय वन, डी है कांटेदार झाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सदाबहार वन। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के जो है ये दक्षिणी जो तट होता है यहाँ पे जो है हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि जो अरब सागर से मानसून उठता है यहाँ पे भारी बारिश करता है
200 सेंटीमीटर से अधिक की भारी बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, यहाँ पे असम हुआ, मिजोरम हुआ, यहाँ पर भी जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक की बरसात होती है, इसलिए यहाँ इस एरिया में भी जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।